Hello students, in today's lecture on atoms for class 12, we shall have discussion on first limitations of Bohr's model, then we shall discuss the atomic spectrum, types of atomic spectrum and also the spectral series of hydrogen atom. So first we start with limitations of Bohr's model. ऑलरेडी वी डिस्कस द बोर्स मॉडल। बोर मॉडल ये कहता है बच्चों कि इन तीन पोस्टुलेट इन्होंने दी थी। नंबर वन, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उनको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाले कूलम अट्रैक्शन फोर्स से मिलता है। और वहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी है mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। सेकेंड पोस्टुलेट में इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनकी अपनी अपनी परमिसिबल ऑर्बिट्स हैं। जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन परमिट हैं घूमने के लिए, उन ऑर्बिट्स को बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। यानी ऐसी ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन की जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमने पर कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। नॉन रेडिएटिंग एनर्जी ऑर्बिट्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं, बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसे रेडिएट करता है, उसे एमिट करता है। यानी एनर्जी लेवल और आउटर एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो hν के बराबर होता है। उसके बाद लेकिन ये जो बोर्स मॉडल है कुछ बातों को एक्सप्लेन करने में जो है फेल रहा, और इसकी कुछ लिमिटेशंस है। देखिए, सबसे पहली लिमिटेशन है, दिस बोर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ बामर सीरीज। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बामर, हम डिफरेंट टाइप की सीरीज पढ़ेंगे, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे। सो दिस मॉडल वाज completely failed to explain the fine structure of spectral line of Balmer series. Number one, this model is applicable only for hydrogen atom, not for other atoms. इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन हाइड्रोजन से के अलावा कोई और एटम के स्पेक्ट्रम को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन बिकॉज इलेप्टिकल पाथ ऑफ रिवोल्यूशन इज ऑल्सो पॉसिबल। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये जैसे न्यूक्लियस है एटम के अंदर, और इस एटम में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर इलेप्टिकल पाथ भी तो पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन बिकॉज इलेप्टिकल पाथ ऑफ रिवोल्यूशन इज ऑल्सो पॉसिबल। चौथा उनका ड्रॉबैक था, एज इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज। हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है। अब इलेक्ट्रॉन की जब वेव नेचर होती है तो जो ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन के वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किए जा सकते, जैसे कि बोर थ्योरी में डिफाइन कर दिए गए हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है तो उनके लिए ऑर्बिट्स जो है एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किए जा सकते। फिफ्थ जो ड्रॉबैक था वो था कि ये मॉडल बता नहीं पाया, क्या नहीं बता पाया, एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी उनकी इंटेंसिटीज के बारे में ये मॉडल कुछ भी नहीं बता पाया। ये मॉडल केवल और केवल फ्रीक्वेंसीज की बात करता है, तो इंटेंसिटीज के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसे? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जब स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं तो उनका जो स्प्लिटिंग है उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। इन दोनों इफेक्ट को, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों इफेक्ट को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये सारी ड्रॉबैक्स थी नील्स बोर मॉडल की। अब हम बात करेंगे
कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ऊपर जो है ड्रॉबैक्स में हमारे सामने आया स्पेक्ट्रल सीरीज, ये शब्द हम जानने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानना होगा। देखिए, द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उससे जो स्पेक्ट्रम एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनर्जी लेवल विद इन द एटम, यानी एटम के अंदर ये है एटम और ये है न्यूक्लियस, और इसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। जब एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, जब एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, या अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, या फिर कहें एनर्जी लेवल से, आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट जो ऑर्बिट होती है वो इनर मोस्ट ऑर्बिट होती है, और इस एटम की पेरिफेरी के पास जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर ऑर्बिट होती है उसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट ऑर्बिट से उसके ऊपर वाली ऑर्बिट में जाएगा, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या आउटर ऑर्बिट से इनर मोस्ट ऑर्बिट में आएगा, तो उस केस में जो एनर्जी रेडिएट होती है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो उसका जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसीज का। किसका? फ्रीक्वेंसीज का, या फिर आप कह सकते हैं वेवलेंथ का। फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट होती है या जो एब्जॉर्ब होती है, एमिट कब होंगी? जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, और एब्जॉर्ब कब होंगी? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पर, एक लेवल से दूसरे लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब हुए हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो स्पेक्ट्रम है, उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक स्पेक्ट्रम होता है जिससे कि उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे हर एक व्यक्ति का अपना अपना फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट जैसे यूनिक होते हैं हर एक व्यक्ति के, वैसे ही हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम है उसकी करेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेक्ट्रम से हम एलिमेंट की पहचान करते हैं। हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम का करेक्टरिस्टिक होगा वो अलग अलग होता है। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज ए करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बाय विच इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, हर एक एलिमेंट का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ से एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, मेरा कहने का मतलब यदि ये पहली एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है या एनर्जी रिलीज करता है। तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे आप फोटोन भी कह सकते हैं, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, वैसे स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमें 7 कलर्स जैसे दिखाई देते हैं। जब आप बात करते हैं डिस्पर्सन की तो वो स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब है कि फ्रीक्वेंसीज का स्पेक्ट्रम है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज which are emitted during transition of electrons from one energy level to another energy level। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, तो उस समय जो फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बेसिकली ये 2 टाइप हैं, और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मैंने 3rd कैटेगरी लिख दिया है, लेकिन बेसिकली 2 टाइप के हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फर्दर एमिशन और एब्जॉर्प्शन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में ही जानेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए, दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एटॉमिक गैस। जब एटॉमिक गैस से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये स्पेक्ट्रम हमें मिल देगा। कब मिलेगा ये स्पेक्ट्रम? इट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एटॉमिक गैस।
और वेपर, एटॉमिक गैस या वेपर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है। और वो एटॉमिक गैस या वेपर जो है लो प्रेशर पर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जब एटम्स एनर्जी रिलीज करते हैं उस समय ये एमिशन स्पेक्ट्रम जो है मिलता है। जब एटम्स एनर्जी रिलीज करेंगे तो उस समय एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब एटम्स एनर्जी रिलीज करते हैं, जब एटम्स एनर्जी रिलीज करते हैं तो उस समय जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा, क्योंकि एटम एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा। ठीक है, और जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस समय जो फोटोन एमिट होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, वो जो फोटोन का एमिशन है वो एमिशन स्पेक्ट्रा हमें देगा। ठीक है, इन दिस स्पेक्ट्रम वी ऑब्जर्व ब्राइट लाइन ऑन डार्क बैकग्राउंड। हमें इस स्पेक्ट्रम में डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइन मिलती है। और दिस स्पेक्ट्रम वी कैन से दिस स्पेक्ट्रम हैज डिफरेंट कलर्ड लाइंस। तो ध्यान रखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम हमें कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन उसके हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। यानी एटम जब एनर्जी रिलीज करता है तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। और जब एनर्जी रिलीज होने का मतलब रेडिएशन एमिट होता है, वो रेडिएशन ही तो एनर्जी का पैकेट है जिसे आप फोटोन कहते हैं। और वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। या फिर आप कहें कि जब वहां एटॉमिक गैस या वेपर, जो कि लो प्रेशर की एटॉमिक गैस या वेपर है, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। दो बातें आपको यहाँ पर पता चल रही है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, ठीक है, जैसे ये एटम हम कंसीडर कर लेते हैं, ये है न्यूक्लियस और ये है एटम। ठीक है, ये है एटम। तो ये हम मान लेते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। जो आउटर ऑर्बिट होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल होते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो ये फोटोन एमिट करेगा और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी। इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम होगा उसे ही हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, ऑब्टेन होता है। या फिर कहें कि जब किसी एटॉमिक गैस या वेपर जो कि लो प्रेशर पर है उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है, ये हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो एटॉमिक गैस या वेपर से जब इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, आप ये कह सकते हो कि ये मान लीजिए हॉट ऑब्जेक्ट है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट, इससे जो स्पेक्ट्रम निकलेगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। कैसा होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। और एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कलरफुल लाइंस मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये बुक के अंदर जो स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम एक क्या है, ये स्पेक्ट्रम एक एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। इसमें ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस है, इन लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या कहते हैं इनको, स्पेक्ट्रल लाइन। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है स्पेक्ट्रल लाइन के। जैसे कि इस कॉम्बिनेशन को लाइमन सीरीज कह दिया गया, इस कॉम्बिनेशन को वामर सीरीज, इस कॉम्बिनेशन को आगे तक ये जो मिल रहा है पाशन सीरीज कह दिया गया। तो ये जो लाइंस हैं इनको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। और इनका जो ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस का, एक जो ग्रुप है, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज, जिसके अलग अलग नाम है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको डिस्कवर किया तो उनके आधार पर इनका नाम, लाइमन ने इसको डिस्कवर किया इस स्पेक्ट्रल सीरीज को तो इसे लाइमन सीरीज कह दिया। बामर ने इसके बारे में बताया तो इस स्पेक्ट्रल सीरीज को बामर सीरीज कह दिया। तो ये लाइंस है स्पेक्ट्रल लाइंस, और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है इन्हें हम स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। और ये सभी एलिमेंट्स का अपना अपना होता है। ध्यान रखिए, जो स्पेक्ट्रम होता है प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। तो इस एमिशन स्पेक्ट्रम में ये ब्लू कलर जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये इसको मान लीजिए ये डार्क बैकग्राउंड है।
और उसके ऊपर ये लाइंस जो है ये ब्राइट लाइंस है। डार्क बैकग्राउंड पर हमें ब्राइट लाइन मिलती है किसमें, एमिशन स्पेक्ट्रम में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो स्पेक्ट्रम है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें क्या होता है कि दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू एटॉमिक गैस और वेपर। जो एटॉमिक गैस और वेपर जो कि लो प्रेशर पर थी, यदि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा था। लेकिन यदि उसी गैस या वेपर जो लो प्रेशर पर है, यदि उससे व्हाइट लाइट पास करोगे तो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। कैसा मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। An absorption spectrum is constituted by the frequency of light transmitted with dark bands when energy is absorbed by the electron। यानी जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा इलेक्ट्रॉन, जब वो अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। देखिए जैसे ये है एटम और ये है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। जैसे एक एनर्जी लेवल मैंने ये बना दिया और ये दूसरा एनर्जी लेवल है। तो ये वाला जो एनर्जी लेवल है बाहर वाला, ये है हायर एनर्जी लेवल और ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले एनर्जी लेवल से, इस बाहर वाले एनर्जी लेवल से जब अंदर वाले में आएगा, यानी इससे यहाँ अंदर आएगा, इस एनर्जी लेवल से ऐसे आएगा, तो इससे क्या, इसको क्या देना पड़ेगा, जब उस समय तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाया क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन अंदर वाले लेवल से यदि ये बाहर वाले लेवल में जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन जब अंदर वाले लेवल में से बाहर वाले लेवल में जाएगा तो इसको एनर्जी की जरूरत होगी। ये अंदर वाले लेवल में से जब बाहर वाले लेवल में जाएगा, ये अंदर वाला लेवल है, एनर्जी लेवल है, और ये बाहर वाला है। तो अंदर वाले से जब बाहर वाले में जाएगा तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जरूरत होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये अंदर वाले लेवल से बाहर वाले लेवल में जाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। इसको क्लियरली आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था। तो ये इनर एनर्जी लेवल है, ये आउटर एनर्जी लेवल है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस इनर एनर्जी लेवल से इस आउटर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, तो उस केस में इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या सप्लाई देनी पड़ेगी, एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी। जैसे कि जब आउटर से इनर में आ रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन जब इनर से आउटर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और इस केस में जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो कैसा स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। कैसा होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। यानी इसमें क्या होता है कि एटॉमिक गैस और वेपर जो लो प्रेशर पर है, उससे व्हाइट लाइट जब आप पास करेंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएगा। ठीक है। इस स्पेक्ट्रम में हमें डार्क लाइन मिलती है। क्या मिलती है, डार्क लाइन्स मिलती है। कौन से स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें डार्क लाइन मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की यदि मैं बात करूं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप कह सकते हैं डार्क लाइन मिलेंगी, डार्क लाइन मिलेंगी, ये आप ध्यान रखिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये ब्राइट लाइंस मिल रही हैं, ब्राइट लाइंस मिल रही हैं डार्क बैकग्राउंड पर। उसमें क्या होगा, डार्क लाइंस मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, डार्क लाइंस। हालांकि ये भी अभी आपको डार्क दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये ब्राइट लाइंस हैं। ठीक है, ये कलरफुल नहीं है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे कि इसमें देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें ये ब्राइट लाइंस है। ये ब्राइट लाइंस ये एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। यदि यही लाइन डार्क लाइन मिले तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल होगा। ध्यान रखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल होगा। और ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, मैंने आपको बताया ये स्पेक्ट्रल लाइंस है। और ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए कुछ डिफरेंसेज की हम बात कर लेते हैं। कुछ डिफरेंसेज की हम बात करते हैं, किस किस के बीच हम बात कर लें। डिफ्रैक्शन, जैसे आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए हॉट गैस से जो एनर्जी रिलीज होगी उस वजह से हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। और आप देख सकते हैं आप क्लियरली डार्क बैकग्राउंड पर हमें ब्राइट लाइंस मिल रही हैं। तो जब डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस मिलेंगी तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें कब मिलेगा, जैसे ये बल्ब जल रहा है, हाई डेंसिटी हॉट मैटर है ये, जब ये कोल्ड गैस से पास होगा, कोल्ड गैस से जब ये पास होगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा रिलीज करने के बजाय। और उस केस में देखिए डार्क लाइन मिलेंगी आपको। तो इस टाइप का ये जो स्पेक्ट्रम है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। उम्मीद है आपको अब ये बात समझ में आई होगी कि एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस टाइप के होते हैं। तो क्लियर है, ये डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस मिल रही है तो एमिशन स्पेक्ट्रम, और इसमें हॉट गैस
से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने से ये स्पेक्ट्रम मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है और उस केस में ये मिलता है एमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये हाई डेंसिटी हॉट मैटर है और ये कोल्ड गैस है, तो ये इससे निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने से ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें डार्क लाइंस मिलती है। कैसी लाइंस मिलती हैं? डार्क लाइन। तो इसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये मैंने बात की आपसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब देखिए कुछ डिफरेंसेज को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। एमिशन स्पेक्ट्रम ये प्रोड्यूस होता है जब एटम एनर्जी रिलीज करते हैं। जब एटम्स एनर्जी को रिलीज करते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। वहीं यदि हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तो ये उस समय प्रोड्यूस होता है जब एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया कि बल्ब से जो निकलने वाली एनर्जी है वो कोल्ड गैस ने एब्जॉर्ब की और कोल्ड गैस ने एब्जॉर्ब करके और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया। जबकि यहाँ पर हमने एग्जांपल में देखा था अभी स्पेक्ट्रम में कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है उससे एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो उसमें एनर्जी जब रिलीज होगी तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइंस मिलती है हमें स्पेक्ट्रम में, जिनको हम ब्राइट लाइंस कहते हैं, जबकि आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन देख पा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या बताता है हमें, फिर कंपोजिशन बताता है सर्टेन मैटर का। एमिशन स्पेक्ट्रम से हमें किसी भी मैटर के कंपोजिशन का पता चल जाता है, वो किन किन से बना हुआ है। जबकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो हमें हेल्प करता है कुछ ऑब्जेक्ट्स की बारे में बताने के लिए कि वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने समय तक वो हीट को रख सकता है। ठीक है, और क्या उसका एब्जॉर्प्शन लेवल है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी कितनी एबिलिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की, हीट को रिटेन करने की। ये हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से पता चलेगा। और जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम से हमें पता चलेगा कि वो किस किस से बना हुआ है मैटर, कंपोजिशन पता चलता है। नेक्स्ट डिफरेंस में मैंने लिखा है द टाइप ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज हेल्पफुल। जो एमिशन स्पेक्ट्रम में फोटॉन्स एमिट होते हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं इन फिगरिंग आउट द काइंड्स ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट्स किस प्रकार का है उसको फिगर आउट करने में हमें हेल्प मिलती है किससे, जो फोटॉन्स एमिट होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, इसका मतलब एलिमेंट्स सब्सटेंस किस सब्सटेंस से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट जो है डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और उसका अपना यूनिक जो है एमिशन लेवल होता है। मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट का, थोड़ी देर पहले बताया था कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस आधार पर हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट है। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम बात करते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है, यानी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है, जो कि हेल्पफुल होती है किसमें, नंबर ऑफ सब्सटेंस इन द सैंपल, कि कितना उसमें सब्सटेंस है, कितना सब्सटेंस है इसका पता करने के लिए। फिर फिगर आउट द नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ सब्सटेंस का पता करने के लिए हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए एक जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की मैं बात करता हूं। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है बेटा, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में थर्ड कैटेगरी जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, मैंने बताया था एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें वेवलेंथ होती है, सभी वेवलेंथ होती है जो, और कोई गैप नहीं होता, ओवर ए वाइड रेंज। जिस स्पेक्ट्रम में सभी की सभी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है, ऑल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, ए स्पेक्ट्रम इन विच ऑल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट विद नो गैप्स, बिना किसी गैप के सारी की सारी वेवलेंथ जिस स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होती हैं उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब जितने भी कलर्स हैं वो सारे की सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें सारे के सारे कलर, वेवलेंथ का मतलब कलर, ठीक है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें बिना किसी गैप के सारे कलर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जिसमें गैप आ जाए वो कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बात हुई। अब हम आराम से स्टडी कर सकते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम की।
तो स्पेक्ट्रल सीरीज का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इट इज नथिंग बट ए सीरीज ऑफ लाइंस। कौन सी लाइंस की? स्पेक्ट्रल लाइंस की। स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिलती है हमें, ठीक है, जिन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइंस का जो ग्रुप होता है उसे हम स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। ये ऑर्डिनरी मीनिंग मैंने आपको एकदम साधारण भाषा में बताया कि जो ग्रुप होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का, स्पेक्ट्रल लाइंस मैंने आपको बताया कि इस में जैसे मिल रही हैं, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनका जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल सीरीज। इन लाइंस को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस और इन स्पेक्ट्रल लाइंस के ग्रुप को कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, तो ए सीरीज ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिटेड बाय एक्साइटेड एटम ऑफ एन एलिमेंट, ईच लाइन बीइंग रिलेटेड टू अदर इन द सीरीज बाय रिडवर्क फॉर्मूला। जो प्रत्येक लाइन है वो सीरीज में दूसरी लाइन से जुड़ी रहती है रिडवर्क फॉर्मूला से। आगे हम बात करेंगे कि रिडवर्क फॉर्मूला क्या होता है, इसकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। तो उससे पहले अब हम रेडी हैं क्या निकालने के लिए? स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ने के लिए डिफरेंट वैज्ञानिकों ने डिफरेंट सीरीज के बारे में बताया था, स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बताया था, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, मीनिंग आपको क्लियर हो गया। स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि ग्रुप होता है, स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, या फिर कहें ए सीरीज ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिटेड बाय एक्साइटेड एटम्स of an element, each line being related to other in series by Rydberg formula। Rydberg formula मैं आपको अभी बताऊंगा। Rydberg formula जो होता है, Rydberg formula जो होता है, Rydberg formula, यदि मैं यहाँ पर आपको Rydberg formula के बारे में बताना चाहूँ तो जो Rydberg formula होता है, Rydberg, तो मैं बात कर रहा था आपसे Rydberg formula। Rydberg formula जो होता है 1/λ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होता है रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें आर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने लिखा था, सिंस टोटल एनर्जी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू कितना आया था, यदि आपको याद हो तो मैं लिख सकता हूँ, मैं सीधे लिख रहा हूँ, जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला था टोटल एनर्जी का। हालांकि हमने इसको -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया था बाद में सॉल्व करके, लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ये है। और आप ये जानते हैं कि जब एटम में जब आप न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स की बात करते हैं, तो ये एक ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। ठीक है, ये ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट 2, ऐसे बहुत सारी ऑर्बिट है। और आप जानते हैं यदि इस ऑर्बिट की एनर्जी मैं E1 मान लेता हूँ और नंबर 2 की एनर्जी E2 मान लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो भी आप जानते हैं कितना होता है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू होता है। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू होता है। ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं। E2 माइनस E1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। चलिए अब हम E2 कैलकुलेट कर लेते हैं और E1 कैलकुलेट कर लेते हैं। E2 कैलकुलेट कर लें और E1 कैलकुलेट कर लें। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब E2 यहाँ से पता चल जाएगा। E2 क्या होगा इस फॉर्मूले से देखें तो देखिए, माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4m वही रहेगा, 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर वही रहेगा, और केवल n जो है ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर हो जाएगा सेकंड के लिए। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी आएगा E1 लिखोगे जब, तो माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4m वही रहेगा अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर आ जाएगा। है यानी क्लियर होगा आपको। मैंने क्या किया, n को चेंज कर दिया, n की जगह n1 लिखा, तो E1 के लिए फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है या नहीं,
जब n की वैल्यू n1 लिखोगे तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू E1, ठीक है। और जब n का वैल्यू n2 लिखोगे तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू E2, ठीक है। तो यहाँ से E2 E1 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो h न्यू की जो वैल्यू आएगी, h न्यू की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, तो देखिए जरा, ये माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। अब मैं आगे क्या करता हूँ, इसमें आगे हम क्या करें, न्यू की वैल्यू रखो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखो, यहाँ पर न्यू की वैल्यू रखें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखें। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। तो न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा रख दिया और इसको लिखा जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर, और ये हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से आप आराम से 1/लेमडा की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/लेमडा की जब वैल्यू निकालेंगे जेड स्क्वायर ई की पावर 4m, और ये एच सी नीचे चला जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 h³ c, ये हो जाएगा h³ c, ये वैल्यू आएगी। और इधर बचेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए जरा यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन एटम, यदि हाइड्रोजन एटम की मैं बात करता हूँ तो Z की वैल्यू क्या है, 1 होती है। तो 1/लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये 1/लेमडा बराबर आ जाएगा e की पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 h³ और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और देखिए ये जो वैल्यू है m इंटू ई रेज टू द पावर 4 1/लेमडा, इसको मैं लिख सकता हूँ अब r, ये पूरी वैल्यू क्या है, r है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वैल्यू, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा जहाँ पर r की वैल्यू हमने क्या मानी है, r जो है एक रिडबर्ग कांस्टेंट है। ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। कैसे आएगी, ये जो वैल्यू है इसको हमने r कहा है, क्योंकि e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और m की वैल्यू क्या 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये सारी वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। और ये फॉर्मूला एक आया जिसे आप इंपेरिकल रिलेशन कह सकते हैं, रिडबर्ग इंपेरिकल रिलेशन भी इसको कहा जाता है, या फिर सिंपली कह देते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला। इसे ही हम क्या कहते हैं, रिडबर्ग्स फॉर्मूला। ठीक है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला कहते हैं इसे। और इसमें ये जो 1/लेमडा है ना, इसको भी चेंज करके लिखा जा सकता है। 1/लेमडा को और चेंज करके लिखा जा सकता है क्या, सिंस 1/लेमडा इज इक्वल टू, इसको माना जा सकता है म्यू बार। क्या मान सकते हैं, म्यू बार। और इस म्यू बार को कहते हैं, म्यू बार को क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। म्यू बार को क्या कहते हैं, वेव नंबर। ध्यान रखिएगा, वेव नंबर। तो वेव नंबर यदि आपको पता करना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। 1/लेमडा की जगह ये लिख दिया तो इसे हम वेव नंबर कहते हैं। तो ये रिडबर्ग रिलेशन आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या याद रखना होगा, रिडबर्ग रिलेशन याद रखना होगा, यही हेल्पफुल है। अब इसमें डिफरेंट सीरीज की हम बात करेंगे। नंबर 1 है लाइमन सीरीज।
लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? लाइमन नाम के वैज्ञानिक ने इस सीरीज को फाइंड आउट किया और लाइमन ने कहा, ये पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू जो है 2, 3 या और भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड या उसके हायर स्टेट, है ना, सेकंड या हायर स्टेट से जब अपनी ये n1 इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या उससे हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस केस में जो रेडिएशन एमिट होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, वो किस सीरीज में होगी? लाइमन सीरीज में होगी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, n इज इक्वल टू 1 को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए n इज इक्वल टू 2 के लिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये भी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और n इज इक्वल टू 3 को हम कहते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट ये है, और n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। सिमिलरली यदि आप कोई भी निकाल लो, n इज इक्वल टू 6 है तो ये कौन सी हो गई? n इज इक्वल टू 6 का मतलब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, एक कम होता है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी एक्साइटेड स्टेट के लिए इनका वैल्यू लिख सकते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या उससे ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस समय जो वेवलेंथ एमिट होगी, उस समय जो फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी लाइमन सीरीज। वो कौन सी सीरीज में होगा उसका वेवलेंथ? उसका वेवलेंथ होगा लाइमन सीरीज में। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से 1/λ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो r, और n1 का वैल्यू 1 रखोगे, n1 का वैल्यू 1 रखो, 1 स्क्वायर माइनस n2 का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? 2 स्क्वायर। n2 का वैल्यू आप n2 ही लिख लीजिए, चलिए। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि आप ये कह दें कि n2 को आप n मान लें, n2 को आप n, चलिए n2 को आप कुछ भी मत मानिए, आप इसको ही याद रखिए, n1 का वैल्यू 1 ग्राउंड स्टेट और n2 का मतलब पहली एक्साइटेड स्टेट, यदि 2 है तो, और 3 है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब इस केस में आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ और पूछता है कई बार, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो देखिए, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखिए इसमें पूछेगा आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट हो गया ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जिसको आप कह सकते हो मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ भी कह सकते हो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ध्यान रखिएगा, n1 का वैल्यू तो 1 होगा, लेकिन जो n2 का वैल्यू होगा, n2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ध्यान रखना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी इससे। जब n1 का वैल्यू 1 रखोगे, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ पर आएगी वो क्या हो जाएगी? लेमडा, ये मिनिमम वैल्यू होगा ना, लेमडा मिनिमम, और ये बराबर हो जाएगा r, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर, और 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो ये सिंपली r आ गया। यानी ये 1/λ मिनिमम, यानी लेमडा मिनिमम की जो वैल्यू आई बेटा वो क्या आ गई? 1/r। इससे लेमडा मिनिमम आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं? लेमडा मिनिमम निकाल सकते हैं इससे। और यदि आपसे पूछे मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ कहें या लोअर फ्रीक्वेंसी, ये भी तो कह सकते हो आप, लोअर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो हायर फ्रीक्वेंसी, इनवर्स रिलेशन होता है ना, हायर फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ लोअर फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n1 का वैल्यू तो 1 ही होगा, लेकिन n2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो यदि फर्स्ट एक्साइटेड से ग्राउंड में आए तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, और यदि एकदम आउटर एक्साइटेड स्टेट से और ग्राउंड स्टेट में आए तो वो मिनिमम वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा। तो इस केस में जो वेवलेंथ होगी वो रेडबर्ग फॉर्मूला में रखिए, ये मैक्सिमम हो जाएगी, लेमडा मैक्सिमम, और ये बराबर होगा r,
और 1/1 स्क्वायर - 1/2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो r और ये 1 हो जाएगा माइनस ये 1/4 आएगा, तो जो किसके बराबर आएगा 3/4 r आएगा। यानी लेमडा मैक्सिमम जो आया यहाँ से वो किसके बराबर आ गया 4/3 r के बराबर आ गया। r भी नीचे चला जाएगा 4/3 r। ठीक है, ये लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4/3 r लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, 4/3 भाई ऊपर आएगा 3/4 और ये लेमडा मैक्सिमम आप निकालोगे तो 4/3 r हो जाएगा। ये लेमडा मैक्सिमम। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ निकालिए या मिनिमम वेवलेंथ निकालिए। वैसे ही लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है वो, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ले लेना, फिर 1/λ की जगह फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ध्यान रखिएगा n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू इन्फिनिटी। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n1 की वैल्यू 1 और लोअर n2 की वैल्यू 2 होती है, चाहे कोई भी सीरीज हो। ये तो हमने लाइमन सीरीज में बात की है। लाइमन सीरीज में ध्यान रखिएगा, लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2, 3 सॉन कुछ भी हो सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पहली एक्साइटेड स्टेट से या उससे हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उस केस में जो वेवलेंथ एमिट होगी वो लाइमन सीरीज की होगी। और इस लाइमन सीरीज में जो लाइट एमिट होती है ये कौन से रीजन में होती है? ये लाइमन सीरीज होती है यूवी रीजन में। इट लाइज इन यूवी रीजन। ये यूवी रीजन में लाई करती है, ध्यान रखना। जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। इसकी जो वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ के बराबर होती है, उस ऑर्डर की होती है। दूसरी जो सीरीज है वो है बामर सीरीज। कौन सी है? बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होगा? बामर सीरीज में n1 का वैल्यू क्या होगा? n1 का वैल्यू होगा 2, n1 का वैल्यू 2 और n2 का वैल्यू होगा 3, 4 सॉन। यानी पहली एक्साइटेड स्टेट में आएगा। कहाँ से? सेकंड एक्साइटेड स्टेट या उससे ज्यादा वाली एक्साइटेड स्टेट से। ये पहली एक्साइटेड स्टेट में आएगा और ये कहाँ लाई करती है? इट लाइज इन विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन में होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो सीरीज है विजिबल रीजन में होती है। अब आप इससे फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाल सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू r और ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा। n2 की कुछ भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 की वैल्यू 3, 4 ये लिख सकते हैं। तो यदि मैक्सिमम वेवलेंथ आप निकालनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मैंने क्या बताया? n1 तो हो जाएगा यहाँ पर 2 और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ की जब बात होती है तो जो n2 का वैल्यू है वो हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, हमेशा n1 1 नहीं होगा ना। लाइमन सीरीज के केस में 1 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बामर सीरीज के केस में, बामर सीरीज के केस में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बामर सीरीज के केस में 2 हो जाएगा। ठीक है, बामर सीरीज के केस में 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ रखो, ये रखोगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी। और मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, मिनिमम वेवलेंथ यदि निकालनी है तो क्या आएगा? n1 का वैल्यू तो 2 ही रहेगा और n2 का वैल्यू आप ले लीजिए इन्फिनिटी, तो मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये विजिबल रीजन में होती है। तीसरी जो सीरीज है वो है पार्शियन सीरीज। कौन सी? पार्शियन सीरीज। पार्शियन नहीं कहेंगे, पार्शियन सीरीज कहेंगे। ठीक है, पार्शियन सीरीज में ध्यान रखिए n1 का वैल्यू 3 होता है और n2 का वैल्यू होता है 4, 5 सॉन। ठीक है, यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा इलेक्ट्रॉन। कहाँ से? थर्ड या उससे ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में यदि आएगा तो वो पार्शियन सीरीज में लाई करेगा। और पार्शियन सीरीज जो होती है ये लाई करती है, इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ये कौन से रीजन में होती है? इंफ्रारेड रीजन में होती है। और फॉर्मूला 1/λ बराबर क्या लिखा जाएगा? r और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ n2 की वैल्यू 4, 5 कुछ भी हो सकती है, जो रखोगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा।
इस केस में मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n1 का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ यदि निकालोगे पार्शियल सीरीज में, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए जो n1 का वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मिनिमम वेवलेंथ की जब आप बात करोगे, मिनिमम वेवलेंथ के लिए जो n1 का वैल्यू होगा वो यहाँ पर होगा 3 और n2 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरीके से पार्शियल सीरीज निकाल सकते हैं, या IR में होती है। फोर्थ जो सीरीज है वो है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट नाम के वैज्ञानिक ने फाइंड आउट किया ब्रैकेट सीरीज को। ठीक है, ये वैज्ञानिकों के नाम है बेटा। लाइमन वैज्ञानिक का नाम है, बामर, पाशन, ब्रैकेट। ब्रैकेट में n1 का वैल्यू क्या होता है? 4 और n2 का वैल्यू होता है 5, 6 सॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या उससे ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर लाई करती है? इट लाइज इन IR। ये भी कहाँ होती है? IR। ये लास्ट की जो तीनों सीरीज होंगी, ब्रैकेट, पार्शियल ब्रैकेट फंड, ये IR रीजन में लाई होती है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू R, और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा। अब मैक्सिमम वेवलेंथ की जब बात करोगे इस केस में, पार्शियल सीरीज के केस में मैक्सिमम वेवलेंथ जो आएगी, मैक्सिमम वेवलेंथ की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n1 का वैल्यू तो हो जाएगा 4 और n2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। और मिनिमम वेवलेंथ की यदि मैं बात करूं, मिनिमम वेवलेंथ की यदि मैं बात करूं, तो n1 का वैल्यू हो जाएगा 4 और n2 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। ये मिनिमम वेवलेंथ होगी। वैसे ही यदि हम लास्ट सीरीज की बात करें, फंड, ये पी फंड नहीं है, फंड है, पी साइलेंट है यहाँ पर। फंड सीरीज की मैं बात करूं, तो फंड सीरीज स्टार्ट होती है n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू हो जाती है 6, 7 ये होती है। ठीक है, तो ये भी कहाँ लाई करती है? इट लाइज इन IR, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/λ रेडबर्ग फॉर्मूला। ये हो जाएगा n1 का वैल्यू 5 स्क्वायर है माइनस ये n2 स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। और मैक्सिमम वेवलेंथ की इस केस में बात करें, इस केस में जो मैक्सिमम वेवलेंथ जो इस केस में होगी वो n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, और मिनिमम वेवलेंथ की यदि मैं बात करूं, इस केस में जो मिनिमम वेवलेंथ होगी, मिनिमम वेवलेंथ आएगी n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए। तो जब मिनिमम निकाल रहे हो वेवलेंथ, तो n2 इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ये पांचों सीरीज के लिए n1 और n2 डिसाइड कर सकते हैं। n1 और n2 का वैल्यू ध्यान रख सकते हैं, कौन से रीजन में लाई करती है ये ध्यान रख सकते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ के लिए n1 और n2 का वैल्यू क्या होगा ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात हुई इन पांचों सीरीज की, ये हमने इस लेक्चर में बात की। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस के बारे में बताया। इसके बाद में मैंने आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा और उसके टाइप्स के बारे में बताया। देन मैंने आपको स्पेक्ट्रल सीरीज और हाइड्रोजन एटम के लिए जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज है इनके बारे में बात की। आगे हम बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स की। एनर्जी स्पेक्ट्रल सीरीज जो हाइड्रोजन एटम की हमें ये मिली है, इनको हम एक डायग्राम के रूप में ड्रॉ करेंगे, जिसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम्स की हम बात करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम्स बना लेने के बाद में हम बात करेंगे डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो उम्मीद है आपको ये आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।